पढ़ बेटा इस वक्त ये रहे कि ईपीएस कैलकुलेट कैसे होती है। फार्मूला ईपीएस का है अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग्स पे बहस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, शेयर्स पे बहस जारी है। शेयर्स में इंक्रीज भी आ सकता है और डिक्रीज भी। अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 98 के एंड पे हमने डिक्रीज की इंक्रीज की 3 रीजंस पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? रेशियो फॉर वैल्यू, रेशियो फॉर नो वैल्यू, रेशियो फॉर नो वैल्यू की एग्जांपल बोनस शेयर पढ़ी आपने और शेयर सेपरेट पढ़ा, और फिर देन ये पढ़ा कि समटाइम्स इशू फॉर वैल्यू और नो वैल्यू कॉम्बिनेशन के तौर पे इकट्ठा हो जाता है इन राइट शेयर्स, तो उस केस में फिर हमने अलग कर लिया। इन तीनों चीजों में कॉमन ये है कि शेयर्स में इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। दो सिचुएशंस अब और हैं जिनमें शेयर्स में चेंज तो आएगा लेकिन इंक्रीज नहीं आ पाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। तो पेज नंबर 99 है शायद, स्टार्ट में ढूंढे। डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स कुड कम इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी दो रीजंस लिखी हुई हैं? शेयर बाय बैक हो जाए या रीपरचेज ऑफ शेयर लिखा हुआ। मेरी तरफ देख के अगर कोई कंपनी शेयर इशू करे कैश के अगेंस्ट, तो एंट्री क्या करेगी सोच के बताएं। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम, डिस्काउंट वगैरह आता रहेगा, वो बहस नहीं है इस वक्त। शेयर्स में इजाफा हो जाएगा। फॉर वैल्यू चेंज है ये फॉर वैल्यू इंक्रीज है। अगर फुल मार्केट वैल्यू पेशो किए गए तो ये फॉर वैल्यू इंक्रीज है। इससे शेयर्स में इंक्रीज के तौर पे लिख देंगे और देन इसे टाइम वेटेड बेस पे करंट ईयर में सॉल्व कर लेंगे और प्रीवियस ईयर में इसका कुछ नहीं करेंगे। देन कुछ बातें जरा शेयर्स की और पुरानी रिवाइज कर लें। एक छोटी सी नई चीज शायद बीच में आ रही है। शेयर होल्डर ने अगर शेयर खरीद ली है, ऑर्डिनरी शेयर की बहस हो रही है सारी, तो शेयर होल्डर हैज नो राइट कि वो कंपनी के पास आए और कंपनी से कहे कि मेरा शेयर वापस लें और मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर दें। हाँ, शेयर होल्डर हैज राइट कि वो स्टॉक एक्सचेंज जा सकता है और स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई विलिंग पर्सन उसे नजर आता है, विलिंग बायर नजर आता है, तो अपना शेयर उसे बेच सकता है। लेकिन इन दैट केस उसको जो पैसे हैं वो कंपनी से नहीं मिलेंगे, उस बायर से अपने शेयर के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे और उस पर्सन की जगह फिर वो बायर शेयर होल्डर बन जाएगा। ये जो ट्रांजैक्शन होगी इसका कंपनी की बुक्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, सवाए इसके के पहले मिस्टर अली फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर था और बाद में मिस्टर जीशान शेयर होल्डर बन गया। सिर्फ कंपनी क्या करेगी, अपनी रजिस्टर में एक शेयर का रजिस्टर बनता है, उसमें सिर्फ पर्सन का नाम बदल जाएगा। जिस दिन वो शेयर होल्डर बदलेंगे वहां से ऑनवर्ड्स फिर अब डिविडेंड अली फॉर एग्जांपल को नहीं मिलेगा, जीशान को मिला करेगा। तो शेयर होल्डर हैज नो राइट कि वो अपने शेयर्स वापस कंपनी के पास ले आए और कंपनी से अपने पैसे डिमांड करे। लेकिन जो हमारा लॉ है वो कंपनी को ये डिस्क्रिशन देता है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है मर्जी देता है। कंपनी अगर चाहे तो अपनी मर्जी से शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स इशू हुए हैं उन्हें बाय बैक या रीपरचेज कर सकती है। कौन किससे अगर चाहे तो अपने शेयर खरीद सकती है। अब कंपनी कब ये चाहे, ये सिलेबस में कुछ अर्सा पहले होता था आपके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस में नहीं है कि ये कंपनी कब चाह सकती है, उसे कब जरूरत पड़ सकती है। तो इस बहस को हम रहने देते हैं, हम अपना फोकस ये कर लेते हैं, रख लेते हैं शेयर होल्डर हैज नो राइट कि वो कंपनी को क्या कहे मेरे पैसे वापस करें, शेयर्स ले लें। लेकिन कंपनी हैज अ डिस्क्रिशन, कंपनी अगर अपनी मर्जी से चाहे तो शेयर होल्डर से शेयर्स वापस लेके कैश रिटर्न कर सकती है। कोई एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, क्या बनेगी? शेयर कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इसको एंट्री को गौर से जरा सोचें, क्या नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे? और क्या इसमें कोई वैल्यू मींस कैश इन्वॉल्व है? तो ये फॉर वैल्यू है, लेकिन ये फॉर वैल्यू रिडक्शन इन शेयर्स। अपने जेन में एक्चुअल कॉलम लाएं जरा जेन में। इसको हम अपनी वर्किंग करते हुए अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कुछ शेयर्स अपने रीपरचेज किए हैं तो प्लस कर रहे होंगे या माइनस कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स इशूड थे, उसमें से कंपनी ने 2,000 शेयर्स रीपरचेज कर लिए हैं,
तो नंबर 1 माइनस कर देंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पे वही लिखेंगे रिडक्शन, या रिडक्शन की जगह डिक्रीज इन, मतलब फॉर वैल्यू है, फॉर वैल्यू डिक्रीज है, डिक्रीज बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू डिक्रीज है या फॉर नो वैल्यू डिक्रीज है, तो फॉर वैल्यू डिक्रीज लिख के आगे ब्रैकेट में फिगर लगा देंगे। और अगर ये फॉर वैल्यू है तो इसका होना वही है जो फॉर वैल्यू का होता है। फॉर वैल्यू का क्या होता है? टाइम वेट होता है, पिछले सालों में कुछ नहीं होता है, ये भी टाइम वेट होगा, लेकिन ये प्लस की बजाय माइनस हो रहा हो। आज पहले इसी को फाइनल कर लेते हैं, बाद में जो दूसरी रीजन रहेगी पेज नंबर 99 पे वो बाद में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 ढूंढे। एग्जाम्पल नंबर 11 जरा लेंथी है, उसके लिए आज जरा टाइम सफिशिएंट नहीं होगा। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप शायद कहीं कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3, उससे नीचे आ जाए जरा, शेयर बाय बैक लिखा हुआ पॉइंट नंबर 4 के एंगल से। कौन सी एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ? वो मुश्किल नहीं है लेकिन जरा लेंथी है, तो शायद आज रहने देते हैं। आज पहले मेन क्रक्स फाइनल कर लें जरा। प्लीज, हम कौन से पेज पे आ गए हैं? कौन सी हेडिंग देख रहे हैं? 102 शेयर बैक देख रहे हैं, बाय बैक देख रहे हैं। थोड़ी सी मैंने स्टोरी बता दी है, जरा पढ़ भी लेते हैं। A share buyback involves a decrease in capital of the company through the entity repurchasing shares from its shareholders. ब्रैकेट में जरा जो हेडिंग है, एक एंट्री लिखना जरा, शेयर कैपिटल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अब बायबैक इन्वॉल्व्स अ रिडक्शन ऑफ द कैपिटल बेस। क्या मतलब? ब्रैकेट पढ़े, बायबैक अगर हो जाएगा तो इशूड शेयर्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बाय बैक समझ आ जाएगा? बाय बैक वापस खरीदा है, इशू करने के बाद वापस खरीदा है, तो वापस खरीद लेने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। और साथ साथ एंट्री पे जरा गौर करें, कैश ऑफ द कंपनी में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फिर पैसे दे के शेयर्स वापस ले रही है। कहां भी कमी आएगी, कहां भी कमी आएगी? Since the entity pays the shareholder for their shares, the share buyback is a for value reduction. ये है फॉर वैल्यू, लेकिन फॉर वैल्यू इंक्रीज नहीं है, फेयर वैल्यू रिडक्शन है। द ट्रीटमेंट ऑफ अ फॉर वैल्यू रिडक्शन is very similar to that of for value issue, with the exception that number of shares involved is subtracted rather than, ब्रैकेट लग जाएगी ऐड होने की बजाय। हाँ, एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, बाद में फिर इकट्ठा करके चीजें करने का वक्त आ रहा है। कंपनी हैड 10,000 ordinary shares in issue during 2012. There was a share buyback of 5,000 ordinary shares at market price 60 days before the end of the current year. कल भी आपने धोखा खाया था, आज ना खाइएगा। ईयर एंड कौन सी डेट पे है? तकरीबन 60 दिन पहले अगर ये काम हुआ है तो डेट बताएं तकरीबन। नवंबर की 31 दिसंबर का महीना, तो तकरीबन 2 कह लें या 3 कह लें, 2 या 3 कर लेते हैं आगे। द बेसिक अर्निंग in 2012 was 20,000 and 17,000 in 2003. Calculate the earnings per share in 2013 along with comparative register। जल्दी से बोलो। ये कौन कौन से साल की बढ़ाई पीएस है? कंपैरेटिव भी मांग रहा है। 13 12 अर्निंग्स बताएं। 13 में, 12 में 20,000 इकट्ठे हो जाए। बेस में शेयर्स चाहिए, इश्यू तो एक ही है लेकिन जरा एक नई चीज है, इसलिए मैं जरा टेबल बनाने में इंटरेस्टेड हूं। एक्चुअल 13,
current year weighted 13, and prior year, prior period adjusted 12. एक्चुअल कॉलम बनवा दें। अगर कोई लिख रहा तो बता दिए करने में। एक्चुअल कॉलम शुरू करें, ब्रॉड डाउन लिखवा दें 10,000। कोई डेट सोच के फाइनल बता दें अप्रोक्सीमेटली। 1 जनवरी, 2 लिख दो, 60 दिन तकरीबन, टोटल 61 हो जाएंगे शायद, नवंबर दिसंबर मिलाकर। क्या हुआ है 2 जनवरी, सॉरी 2 नवंबर के साथ, 2 नवंबर। बाय बैक बट अब नहीं लिख रहे हम, अगर आप गौर करें तो ना बोनस शेयर वर्ड लिख रहा हूं मैं, ना शेयर सेपरेट लिख रहा हूं, ना राइट शेयर वर्ड लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, मेरा मेन कंसर्न इस सारी बहस में फॉर वैल्यू है और फॉर नो वैल्यू है। नहीं मतलब ये बहस है असल, तो क्या ये फॉर वैल्यू है? लेकिन ये फॉर वैल्यू इशू नहीं है, फॉर वैल्यू रिडक्शन लिख लेते हैं, फॉर वैल्यू रिडक्शन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई फॉर वैल्यू एंड फॉर नो वैल्यू? क्योंकि वही सारी बहस है, सारी बहस है ही वो, तो फॉर वैल्यू रिडक्शन है। बताएंगे कितने शेयर्स कम हुए हैं, क्या करूं, क्या करूं, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, फुल हिम्मत। और सीडी कितने रह गए? 5,000। 5,000 बढ़े या 5,000 कम हुए? कितने थे, कितने कम हो गए, कितने रह गए? फुल कंसंट्रेशन से सोच के जरा वेट करवाएं। 10,000 के सामने क्या 10,000 शेयर्स पूरा साल रहे? थोड़ा सा धोखा खाना है आपने वैसे। अब इस वर्किंग के स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए अगर मेरे वर्ड्स पूरे होने दें, 10,000 शेयर्स क्या पूरा साल रहे? 10,000 शेयर्स कितने दिन नहीं रहे? 10,000 में से कितने शेयर कितने दिन नहीं रहे? कैलकुलेटर पकड़े, 1 मिनट, 5,000 लिखे। हमेशा बात मेरी पूरी होने दीजिएगा। हमेशा आपने टाइम वेटिंग मंथ्स में करनी है, क्या बोला मैंने? लेकिन अगर डेज में बताया हो तो डेज में टाइम वेटिंग भी हो सकती है। सवाल देखें, 2 महीने पहले कह रहा है या 60 दिन पहले कह रहा है, तो इसका वेट बनवा सकते हैं आप। 5,000 लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 60 बाय 365, रिलैक्स होके करें। 5,000 इनटू 60 डिवाइड बाय 365, ओके। मैं तो मंथ्स में वर्किंग कर रहा था, मैं मंथ्स में ही किया करूंगा, लेकिन अगर डेज में बहस आ जाए, बोरिंग कॉस्ट इन में लाएं, बोरिंग कॉस्ट मंथली बेसिस पे करते हैं, लेकिन अगर डेज में कभी बहस आ जाए तो डेज में भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट यहाँ भी मंथ्स में ही करें, लेकिन अगर डेज में कभी जरूरत पड़ जाए तो अपने आप को रीएडजस्ट कर दें। मेरी अब लॉजिकली बात पूरी होने दीजिएगा। आंसर क्या आया, प्लस करें या माइनस? असल बेटा मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरे वर्ड्स आप पूरे करें, बाकी डेफिनेटली तरीका जो अगर आप सजेस्ट करेंगे तो वो भी हो सकता है। मैं चाहूंगा ये कि हम जिस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं वो तरीका ना बदला जाए, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को जरा करेक्ट रखा जाए। यकीनन मैं ये भी कर सकता था कि 10,000 फुल कंसंट्रेशन से दोबारा देखें, क्या 10,000 में से 5,000 जो बाय बैक नहीं हुए वो 365 दिन पूरा आउटस्टैंडिंग रहे हैं? और क्या मैं ये भी कह सकता हूं रिमेनिंग 5,000
साल में 305 दिन आउटस्टैंडिंग रहे हैं। ये वर्किंग ऐसे भी हो सकती है, कैलकुलेटर पकड़ो। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 365 बटा 365 करने की जरूरत नहीं है, प्लस आगे आप हेल्प करें। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 305, किसी को समझ आया मैंने क्या बनाया? 60 दिन पहले ये वापस हो गए हैं, तो 305 दिन बन रहे हैं 365 में से 60 माइनस करके। 305 डिवाइडेड बाय 365। आंसर बताएं, आंसर बताएं, आंसर बताएं। 9178। इधर रिलैक्स रहें, इधर मेरे टोटल बताएं। 9178। प्लीज सॉल्व कर देना यार। कैसे आया 9178 यहाँ पे? कैसे कैसे? 10,000 माइनस 822। आपने क्या किया, मैंने क्या किया, जरा मुझसे ही सुना। आपको मैंने जो करवाया किसी ने सॉल्व कर लिया था? आपने क्या किया? आपने ये देखा कि शेयर्स कितना कितना अरसा आउटस्टैंडिंग रहे, और आपने वो 60 दिन निकाल दिए, जिन 60 दिन 5000 शेयर्स थे ही नहीं। मैंने क्या सोचा कि 10,000 शेयर्स पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे, लेकिन मेरी इस बात में गलती थी। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, इसमें जो 5000 शेयर्स हैं वो 60 दिन आउटस्टैंडिंग नहीं रहे, वो मैंने माइनस कर दिए। पहले मैंने 10,000 को 10,000 के सामने लिख दिया, लेकिन मेरी इस बात में क्या गलती है कि जो इस 10,000 में 5000 शेयर्स हैं वो तो 60 दिन आउटस्टैंडिंग नहीं रहे, तो वो कैलकुलेट करके मैंने माइनस कर दिया। तो दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन मैंने जो काम किया है ये बिल्कुल वही है जो मैं पिछले टेबल्स में करता रहा हूं, सवाए इसके के मैं प्लस नहीं कर रहा, मैं माइनस कर रहा हूं। अपना पिछला टेबल देखें, कोई भी एक टेबल जब भी आप बनवा रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 3 में जो टेबल आप लोगों ने बनाया, उसमें फॉर वैल्यू आपने क्या की है? जिस नहीं ऐड तो किया आपने, लेकिन जिस डेट पे किया वहां से मंथ गिन लिए और मंथ गिन के जमा कर दिए, चाहे वो 1 अप्रैल हो या वो 1 अगस्त हो। अप्रैल था तो आपने 9 महीने गिन लिए आगे, और अगर अगस्त था तो आपने आगे 5 महीने गिन लिए। मैंने सिर्फ नया क्या किया, मैंने भी 60 दिन गिने हैं आगे, लेकिन प्लस करने की बजाय माइनस किया। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मेरी सजेशन यही कि वर्किंग तब्दील ना करें, वर्किंग ऐसे ही रख लें। लेकिन क्या ये वही वर्किंग है जो वैसे भी हो सकती है? कैसे? 10,000 में से क्या 5000 इंटू 12/12 की जगह डेज लिख रहा हूं, और जमा रिमेनिंग 5000 इंटू यार 305 कैसे बना सबको पता है। तो ये टोटल इस तरह भी निकाला जा सकता था, लेकिन क्योंकि आइसोलेशन में तो कोई कंसर्न होना नहीं है, इसमें और भी चीजें आएंगी, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि हम सिमेट्री तरीका ना बदलें। एक आखिरी काम जरा मुझे करवा दें जो मेन है, प्रायर ईयर बनवाएं। प्रायर ईयर की ईपीएस किन शेयर्स की बेस पे आई होगी? रीजन? तो शेयर इश्यूएंस की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से 10,000 मैंने लिखा, फुल कंसंट्रेट। आगे बताएं वर्किंग में क्या करूं? फॉर वैल्यू अगर है तो करंट ईयर में टाइम वेट करने के बाद प्रायर ईयर में नहीं आना। प्रायर ईयर में क्या लगा? प्लीज क्या लगा? प्रायर ईयर में सिर्फ क्या आता है? फॉर नो वैल्यू आता है। फॉर वैल्यू चाहे इंक्रीज हो या फॉर वैल्यू डिक्रीज हो, क्या होता है? करंट ईयर में वेट होता है और प्रायर ईयर में कुछ नहीं होता है। फर्क सिर्फ क्या पड़ा है, अगर फॉर वैल्यू रिडक्शन है तो प्लस की जगह माइनस कर देंगे। एनी कंफ्यूजन फाइंड इन माय वर्ड्स? कंप्लीट करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने हर एंगल से बात फाइनल कर ली? जी डेफिनेट फिगर्स भी फाइनल करें, टेबल कंप्लीट करें। 9178 एंड 10,000।
एनी क्वेश्चन सर? यहां तक आपको कितनी चीजों का पता चल गया है? 3 किस्में, एक किस्म। इंक्रीज की 3 रीजंस, फॉर वैल्यू, फॉर नो वैल्यू, कॉम्बिनेशन इशू की कोई एग्जांपल, फॉर नो वैल्यू की कोई एग्जांपल इंक्रीज में बोनस शेयर एंड शेयर स्प्लिट, और डिक्रीज की पहली वजह आपको बाय बैक ऑफ शेयर्स पता चल गई। एनी कंफ्यूजन? क्या शेयर बाय बैक इज अ फॉर वैल्यू ट्रांजैक्शन, लेकिन इट इज अ फॉर वैल्यू रिडक्शन रादर देन इंक्रीज। लास्ट से ढूंढे, पेज 99 शायद अब आ गया, नोट कर लिया? पेज 99, डिक्रीज की दूसरी वजह पढ़ें, शेयर कंसोलिडेशन। शेयर स्प्लिट का किसी का मतलब पता है क्या? नहीं, वो तो फॉलो वैल्यू है, लेकिन शेयर स्प्लिट है क्या? कहीं ढूंढ के बताया जरा, ढूंढ के शेयर स्प्लिट कहीं ढूंढे। कुछ नोट मैंने तोड़े थे, कुछ नोट मैंने तोड़ दिए थे, फाड़े नहीं, फाड़े मैंने, अल्लाह माफ करे, नोट्स मैंने ब्रेक कर दिए थे। 1000 रुपए का नोट 10 नोट ऑफ 100 में ब्रेक हो गया था, लेकिन क्या सिचुएशन उलट भी हो सकती है? क्या सिचुएशन उलट हो सकती है? आपसे अगर 100 रुपए के 10 नोट लूं और आपको 500 का एक नोट दे दूं, तो आप मेरी तरह के नहीं है। आपसे 100 रुपए के अगर 10 नोट लूं और उसकी जगह आपको एक नोट 1000 रुपए का मिल जाए, तो आपके 10 नोट एक नोट में कंसोलिडेट हो रहे हैं। आपके पास 10 नोट्स की बजाय एक नोट रह गया है। क्या नंबर ऑफ नोट्स बढ़ गए या कम हो गए? तो ये शेयर कंसोलिडेशन है बेटा, ये रिवर्स है। लेकिन असल में हुआ क्या था, जरा ढूंढ लीजिएगा थोड़ा सा यार, एक छोटी सी एग्जांपल शायद वहां डिस्कस हुई थी। ये असल में नॉमिनल वैल्यू कम ज्यादा अगर हो जाए, तो अगर फॉर एग्जांपल नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए थी और वो 5 रुपए हो जाए, तो कंसंट्रेशन से बताएं शेयर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू की जगह 10,000 शेयर्स इंटू, हवा में लिखा नजर आ जाता है आपको, इंटू 10 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख एज इट इज रहे, लेकिन 10 की जगह 5 हो जाए, 20,000 शेयर्स हो जाएंगे। तो अगर नॉमिनल वैल्यू कम हो रही है तो ये तो शेयर स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेशन नॉमिनल वैल्यू बढ़ जाए, 10,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख एज इट इज है, 10 की जगह सपोज 100 हो जाए, 20 कर लेते हैं, चलो आपने कहा 20 कर लेते हैं, 1 लाख इधर है, 20 से ये है, 5,000 शेयर रह जाएंगे। ये क्या हो रहा है? शेयर्स कंसोलिडेट होके कम हो रहे हैं। क्या ये फॉर वैल्यू है या फॉर नो वैल्यू है? फॉर नो वैल्यू है, लेकिन ये फॉर नो वैल्यू रिडक्शन है या इंक्रीज है? माइनस किया करेंगे। लेकिन अगर ये फॉर नो वैल्यू है तो इसे टाइम वेट नहीं, इसे करंट ईयर और कंपैरेटिव ईयर में फ्रैक्शन बना के सॉल्व किया करेंगे। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस प्लीज? नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, किसकी बजाय? बढ़ने की बजाय, प्लस की बजाय क्या हो जाएगा? लेकिन क्योंकि फॉर नो वैल्यू है इसलिए टाइम वेट नहीं, करंट ईयर और पिछले साल में जस्ट एक एडजस्टमेंट करेंगे ताकि कंपैरिजन सही रह सके। आए जरा, मैंने बोला तो काफी कुछ है, पता नहीं मैं कुछ समझा भी सकूं या नहीं। पेज नंबर ढूंढे, 103 का स्टार्ट। शेयर कंसोलिडेशन जहां लिखा है ब्रैकेट में जाए, रिवर्स शेयर स्प्लिट क्यों लिखा हुआ? शेयर स्प्लिट से ये उलट है। शेयर स्प्लिट में क्या होता है, ट्राई करते हैं, उससे क्या होता है, शेयर्स में इजाफा हो जाता है। ये रिवर्स शेयर स्प्लिट का मतलब शेयर्स में कमी हो जाएगी। दोनों में कॉमन क्या है, चाहे शेयर स्प्लिट हो या शेयर कंसोलिडेशन हो, फॉर नो वैल्यू, और फॉर नो वैल्यू होने की वजह से इनका ट्रीटमेंट सेम है, एक्सेप्ट शेयर स्प्लिट ऐड हो रहा होगा और शेयर कंसोलिडेशन माइनस हो रहा होगा इंशाल्लाह। आ जाए।
बात जरा पूरी करने के एग्जांपल के साथ। A share consolidation is the combination of two or more shares into one. This transaction requires none of the entity's resources and thus it is treated as for note value क्या reduction, not for value reduction. The treatment for not for value reduction is very similar to that for not for value issue, with the exception that number of shares involved are subtracted rather than added. Example similar है जो भी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। 10,000 शेयर्स थे 2013 में, every 2 shares are consolidated into, मीनिंग बताएं। हर 2 1 हो गया, हर 2 1 हो गया। कितने दिन पहले काम हुआ? 60 डेज पहले। वही फिगर्स हैं, वही काम है, रजिस्टर खोलें। मेरा तो खैर आंसर भी सेम है, लिख के देख लेते हैं। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है। ये स्टार्ट नहीं, आप लोग टेबल तक पहुंचे, बल्कि सूलन शायद टेबल बनाना चाहिए आप लोगों को। कौन कौन सा साल इन्वॉल्व है? कीजिएगा स्टार्ट, जरा थोड़ी सा नेट की प्रॉब्लम आ रही है। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? आवाज का जरा इशू मुझे महसूस हो रहा है, इशू तो नहीं प्लीज? आवाज ठीक है? जी रेलिवेंट ईयर्स हैं 13 है, 12। अर्निंग्स बताएं। 17,000, 20,000। एक टेबल बना लें जरा, बात सही तरह क्लियर हो जाएगी। इंडिविजुअली ट्राई कर रहे हैं, पढ़ें बिस्मिल्लाह। कभी भी तीनों कॉलम इकट्ठे नहीं बनाने। सबसे पहले कौन सा कॉलम पूरा करना है, उसके बाद आराम से सोच लेना। मेन कॉलम एक्चुअल वाला है। फॉर नो वैल्यू रिडक्शन है। एक फ्रैक्शन दी हुई है, मैं देखना ही चाह रहा हूं कि उस फ्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बताएंगे कितने शेयर्स में कितने शेयर्स की कमी आ रही है? वर्किंग कैसे कर रहे हैं? 10,000 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या है इससे? कौन सा 5? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है टोटल आया है, रिमेनिंग आया है। हाँ फर्क नहीं पड़ रहा, एवरी 2 बिकम्स 1। ये पहले टोटल ही आया, देन बैलेंसिंग आएगा। उसी तरह जिस तरह शेयर स्प्लिट में पहले आ रहा था। ढूंढने जल्दी जल्दी हो रहे। शेयर स्प्लिट की 2 एग्जांपल, एग्जांपल 8A और एग्जांपल 9, उनको सामने रखें और रजिस्टर में देखें। पहले फाइनल फिगर आ रही थी और बाद में बैलेंसिंग आ रही थी।
यहाँ शायद आपको महसूस ना हो क्योंकि 2 1 है, 1 ही कमी भी है और शायद 1 ही रिमेनिंग भी है, लेकिन वहां जरा सही नजर आ रहा था। क्या लिखा था? एवरी 2 बिकम्स 5। उससे क्या बन रहा, मतलब बन रहा था 2 5 में कन्वर्ट होने का मतलब 2 3 से बढ़ के 5 हो रहा है। तो पहले रिमेनिंग पहले फाइनल फिगर आई थी और बाद में आपने बैलेंसिंग निकाली थी। तो यहाँ भी जरा देख लें दोबारा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा, शायद 5 हजार ही फिगर है, लेकिन पहले लिखा क्या हुआ सेंटेंस? बोल दे जरा दोबारा देख के। एवरी 2 शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू 1, ऐसे ही क्या वर्ड है? एवरी 2 शेयर्स वर कन्वर्टेड इनटू 1। तो हर 2 शेयर एक में अगर कन्वर्ट हो रहा है और 10,000 शेयर अगर हैं तो 5,000 में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने से कम होके? जी ऑनलाइन ठीक है प्लीज। 10,000 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 या डिवाइड बाय 2? ये तो फाइनल कर लें यार। एनी कंफ्यूजन इस वर्किंग? और कितने से कम हो रहे हैं? टेबल कंप्लीट करें, अगले 2 कॉलम। डेट्स का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ शायद मेरी एक बात जो कल मैं एम्फसाइज करना चाह रहा था वो शायद दोबारा सामने आ जाएगी। 10,000 के सामने 10,000 ठीक है, लेकिन 5,000 की वर्किंग कैसे करूं? ये नो वैल्यू है। 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, जरूरत क्यों नहीं थी इस वर्किंग की? क्योंकि 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 रास्ते में कोई फॉर वैल्यू चेंज नहीं आया। फाइनल कर लें एग्जाम्पल 8A का और एग्जाम्पल 9 का आंसर में टेबल जरा देखें। किस रास्ते में क्या नहीं आया? इशू फॉर एग्जाम्पल 8A, इशू फॉर नो वैल्यू से पहले कोई फॉर वैल्यू चेंज नहीं आया। तो एज इट इज नजर आ रहा है 5,000 शायद 5,000 15,000 15,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, किस रास्ते में क्या आ गया था? इशू फॉर नो वैल्यू के रास्ते में आता था एक फॉर वैल्यू चेंज आ गया था जिसका फिर टाइम वेट का इंपैक्ट भी आना शुरू हो गया था। वंस अगेन यहाँ क्या हुआ? एक फॉर नो वैल्यू है और कोई फॉर वैल्यू चेंज नहीं है, तो शायद जितना इस साल है उतना ही पिछले साल भी है। फाइनल हो गया प्लीज? लेकिन बहरहाल वर्किंग लिखने में हर्ज नहीं है। सेम क्यों आ गया 5,000? ये सबका पता है। और वेटेड एवरेज भी सेम क्यों है? क्योंकि टाइम बेस पे बहस ही नहीं है। ये सब 60 डेज पहले बताए तो हैं, लेकिन क्या 60 डेज पहले बहस में है? इशू फॉर नो वैल्यू पीरियड के स्टार्ट में हो, एंड में हो, मिड में हो, कहीं भी हो, टाइम के हिसाब से वेट क्यों नहीं करते? सोच के बताएं। पता है रिसोर्सेज की बहस ही नहीं है, ना रिसोर्सेज गए ना आए, तो टाइम बेस्ड बहस करना रेलिवेंट नहीं रहा। डन है सर? बता दें क्या ये 5,000 पिछले साल में जाएगा? पिछले साल में जाएगा, सेम ही जाएगा। पिछली एग्जांपल में तो टाइम बेस्ड किया है यार। ये जुल्म भी हो सकता था। पिछली एग्जांपल और इस एग्जांपल में फर्क क्या है? ये तो डाटा सेम है, ये तो सेम डाटा है। प्लीज इस सेम डाटा में क्या डिफरेंस है? वहां फॉर वैल्यू रिडक्शन है, यहाँ फॉर नो वैल्यू रिडक्शन है। वाइंड अप करें सर, ईपीएस पता 17,000 डिवाइड बाय 5,000 और जस्ट बाय चांस 20,000 डिवाइड बाय भी 5,000। आंसर बताएं। 3.4 एंड 4 पर शेयर।